गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, लास्ट क्लास में आधा चैप्टर ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से रिलेटेड, रेजिस्टेंस टू चेंज, उसके फैक्टर्स, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब 2 टॉपिक आपके और रहते हैं इसमें, एक तो चेंज एजेंट और एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी इंटरवेंशंस। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओडी एंड इट्स इंटरवेंशंस, दोनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं। नाउ व्हाट इज ओडी, आई मीन व्हाट इज चेंज एजेंट। अभी हमने पढ़ा चेंजेस आते हैं कंपनी में, कुछ चेंजेस प्लान्ड होते हैं, कुछ चेंजेस सडन होते हैं, है ना। तो जो प्लान चेंजेस करने वाला बंदा है, वो बंदा कौन कहलाता है? क्लाइंट, आई मीन एजेंट कहलाता है। जैसे हमारा एक तरह से, एक तो होता है मीडिएटर, है ना। एक मीडिएटर की तरह काम करता है ये एजेंट, जो चेंजेस कंपनी में लेके आता है। अब ये एजेंट कंपनी का खुद का बंदा भी हो सकता है, या कंपनी हायर भी कर सकती है। हायर नहीं, आप ये कह सकते हो कंसल्टेंसी से भी ला सकती है, ठीक है। अब देखो क्या है चेंज एजेंट, क्या होता है। इट इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप who carry out the task of investigating and managing changes in the organization। कंपनी ज्यादातर कंसल्टेंसी फर्म से बुलाती है एक ऐसे एजेंट को जो कंपनी की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी में चेंजेस लेके आता है। पूरी पहले स्टडी होती है कि क्या क्या रेगुलेशंस रूल्स फॉलो हो रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है। उसके बाद मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप मतलब जो एजेंट है वो चेंजेस लेके आता है, ठीक है। He or she is someone who directly or indirectly influences change। या तो वो डायरेक्टली चेंज लाएगा या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कैसे भी चेंजेस लेके आएगा। The change agent are appointed by the organization to transform the ways the organization is managed or the business is conducted। That means कि तो जो change agent है that are appointed by the organization। Organization इन्हें अपॉइंट करती है। एक तो चीज ये याद रहनी चाहिए, एक तो ये याद रहनी चाहिए, दूसरी चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। एक तो एजेंट करता क्या है, एक तो ये इंडिविजुअल है जो इन्वेस्टिगेट करता है या मैनेज करता है किसको, कंपनी के चेंजेस को, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी में इन्फ्लुएंस करेगा। या फिर और क्या याद करने की चीज है, चेंज एजेंट आर अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी खुद ऐसे लोगों को लेके आती है, या तो कंपनी का खुद का बंदा होगा जो एम्प्लॉय होगा कंपनी का,
या फिर कोई कंसल्टेंसी फर्म से ऐसे लोग को हायर करा जाता है। टाइप्स, अब टाइप्स ऑफ चेंज एजेंट क्या है? एक तो होता है इंटरनल चेंज एजेंट, वही इंटरनल चेंज एजेंट मींस जो कंपनी का खुद का एम्प्लॉय है, ठीक है। When the change agent is internal to the organization, he or she is usually the employee, such as manager, senior executive, leader, HR professional, or any person from the staff who is mastered in behavioral sciences, intervention technology of organization development. Internal change agent कौन है? कंपनी का इंटरनल बंदा, कंपनी का स्टाफ मेंबर, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, कोई एचआर प्रोफेशनल हो सकता है, या कोई भी स्टाफ मेंबर हो सकता है जिसको बिहेवियरल साइंस की नॉलेज है, जिसे इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, ठीक है। ये 2-3 चीजें जो मैंने स्क्रीन पे अंडरलाइन की हैं, ये एज इट इज याद रहनी जरूरी है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल चेंज एजेंट। वो कौन है? ये ऐसा बंदा जो कंसल्टेंट से बुलाया जाता है, मतलब कंपनी के बाहर का बंदा होता है। The external change agent is the one who is brought to the organization from outside. बाहर से इसको बुलाया जाता है, such as consultant, जैसे कंसल्टेंट होता है वैसे। The company's rules and regulations are not imposed on him. कोई भी कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर नहीं लगाए जाते। अगर वो इंटरनल चेंज एजेंट होता तब तो वो कंपनी का पार्ट होता, तो उसे सारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते। अगर मैं किसी बंदे को बाहर से बुला रही हूँ मेरी कंपनी में चेंजेस लाने के लिए एज अ चेंज एजेंट, तो उनपे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं करे जाते, ठीक है। एंड सो दे डीपली एनालाइज एंड ब्रिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू द सिचुएशन एंड चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर। एक तो होता है कि आपको अपने आप में चेंजेस लाने, तो आप अलग तरह से सोचते हो, ठीक है। एक सामने वाला आपको एनालाइज करे डीपली और फिर आप में चेंजेस लेके आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जो एक्सटर्नल चेंज एजेंट है वो आपके कंपनी को और बेटर वे में एनालाइज कर पाता है और क्रिटिकली इवैल्यूएट कर पाता है और फिर वो कंपनी में चेंजेस लेके आता है। However, this can also be seen as a disadvantage as external change agent is not aware of the company's history, work processes and personnel. जो चेंज एजेंट है उसे कंपनी की हिस्ट्री नहीं पता, कैसे कंपनी बनी वो नहीं पता, कौन कौन मतलब आई मीन वर्क प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करता है ये नहीं पता, पर्सनल कितने हैं, कौन मैनेजर पोस्ट पे आता है, कौन टॉप मैनेजमेंट में आता है, वो भी नहीं पता। मतलब ऐसे तो ऑन पेपर्स तो मेंशन्ड है बट उन्हें आप बिहेवियरली नहीं जानते हो, राइट। ऑन पेपर्स मुझे पता है XYZ बंदा जो है वो इस कंपनी का पार्ट है, पर एक्चुअली में वो बंदा है कैसा, दैट आई डोंट नो, राइट। तो ये क्या हो गए? इंटरनल चेंज एजेंट एंड एक्सटर्नल चेंज एजेंट। अब देखो रोल ऑफ चेंज एजेंट क्या काम करता है। रोल क्या है ये पैराग्राफ में मेंशन्ड है, जो जो चीजें मुझे लगेंगी इंपॉर्टेंट वो मैं अंडरलाइन करा दूंगी। चेंज एजेंट एम एट मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चेंज एजेंट का काम क्या है? आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है या कल्चर है उनमें चेंजेस लेके आता है। दे फोकस ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन और किस इफेक्टिव वे में काम कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन किस इफेक्टिव वे में काम कर सकती है, ये उन पे फोकस करते हैं। इनोवेशन पे फोकस करते हैं, एडवांसमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। और देखो ही और शी इज समवन हु सीक्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, एक ऐसी जगह ढूंढते हो जहां पे हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसा कुछ होगा जिसे हम डेवलप करके और कंपनी को इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। तो ये चेंज एजेंट जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करता है जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। डिटरमाइन द बेस्ट अप्रोच एंड ब्रिंग अबाउट द चेंज। दे आर द वन हु प्रोसेसेस स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू इनिशिएट। ये फोकस करते हैं स्किल्स पे, कंपनी की कॉम्पिटेंसीज पे, मतलब काबिलियत पे, उसे शोकेस करने पे फोकस करते हैं। फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो बेसिकली इसमें यही बात है कि चेंज एजेंट का काम क्या है, जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें चेंज लेके आना है ना, ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव बनाना, इनोवेटिव टेक्निक्स के हेल्प से या किसी चीज को और एडवांसमेंट लाके, ठीक है। दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज।
हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते कहाँ हम और नया चेंज लेके आ सकते हैं सिस्टम में, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज देखते हैं अपने एम्प्लॉइज की और उन्हें डेवलप करने पे फोकस किया जाता है। एक और पॉइंट है, चेंज एजेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट एंड रेलेवेंस फॉर चेंज। आप सबसे पहली चीज ही यही है जो सेकंड पैराग्राफ में लिखी है, सबसे पहला पॉइंट ही ये आना चाहिए कि चेंज एजेंट कंपनी में आता है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट देखता है, क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है चेंज की। चेंज की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो किसी चीज को चेंज करोगे ना। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि रिक्वायरमेंट है क्या कंपनी को चेंज की, और फिर आगे की चीजें फॉलो होती हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे, ऑल्सो एंटिसिपेटेट्स दी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, चेंज की रिक्वायरमेंट देख रहे हो। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। और ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ट्रांसफॉर्म विजन। आप विजन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब आप ये देखते हो कि भाई जो भी आप प्लान चेंजेस लाने वाले हो ना, एक चीज माइंड में क्लियर कर लो, जो भी कंपनी में चेंजेस आते हैं वो शॉर्ट टर्म चेंजेस नहीं होते। आपका फोकस होता है कि वो चेंजेस हमेशा लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, 10 साल के चेंजेस, 8 साल 9 साल वाले चेंजेस पे आप फोकस करते हैं। तो जब आप फोकस ऐसी चीज पे करते हो जो लॉन्ग टर्म पे है, दैट मीन्स हम एक विजन देख रहे हैं कि आज से 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे इसी अकॉर्डिंग होंगे कि 10 साल बाद हमारी क्या स्थिति है, 10 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी आएगी, तो उस हिसाब से चेंज एजेंट ऐसे चेंजेस लेके आता है। क्लियर? अब ये तो हो गई चेंज एजेंट, टाइप ऑफ चेंज एजेंट पढ़ लिया और रोल ऑफ चेंज एजेंट पढ़ लिया। अब चेंज एजेंट के कुछ फीचर्स भी हैं विच आर इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है चेंज एजेंट पे, और में आते ना क्वेश्चन, तो आपका एक चेंज एजेंट पे भी आ सकता है, एक ओडी इंटरवेंशंस पे भी आ सकता है। मतलब ओडी क्या है, ओडी के इंटरवेंशंस बताओ, चेंज एजेंट क्या है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज एजेंट। सबसे पहले क्लियर विजन, उसके माइंड में क्लियर है, पूरी सारी चीजें उसने एनालिसिस कर लिया कंपनी का। उसके बाद जब वो विजन बनाएगा तो वो एक क्लियर विजन होगा। वो विजन ही ऐसे बनाएगा कि भाई हमें लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए ही वो ऐसे चेंजेस बनाएगा। पेशेंट येट परसिस्टेंट, पेशेंट येट परसिस्टेंट, patient yet persistent. Persistent means determined, determination होती है, patience होता है ऐसे लोगों में। मतलब वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, कंपनी का क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीजें चल रही हैं वो सही होंगी, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होना चाहिए था, अगर इसमें कोई गलती है तो क्या गलती हो सकती है। तो वो प्रॉपर डीपली एनालिसिस करके फिर वो जो चेंजेस लेके आते हैं वो करते हैं। तो वो एक पेशेंस वाला काम है, ऐसा नहीं है आज चेंज एजेंट आया रात तक काम करके और कल खत्म। प्रॉपर उसका एनालिसिस होता है। आप जो एजेंट है वो प्रॉपर आपका इवेल्युएशन करता है, हर डिपार्टमेंट में जाकर देखता है कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह का प्रोसेस है, क्या टेक्निक्स फॉलो हो रही हैं, किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, एवरी डैम थिंग। देन आस्क टफ क्वेश्चंस। अब कंपनी में जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, एजेंट को पता कैसे चलेगा कि आपके क्या टेक्निक्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। ऑल्दो जो चीजें ऑन पेपर्स है वो आप पढ़ सकते हो, पर आपको प्रैक्टिकली भी तो देखना पड़ेगा ना, है ना। तो वो वाली चीजें भी आती है। नॉलेजेबल एंड लीड्स बाय एग्जाम्पल। नॉलेजेबल होता है ऐसा बंदा क्योंकि उसे बिहेवियरल साइंस की नॉलेज है, ये चीज ध्यान रखना। नॉलेजेबल कैसे, क्योंकि उसको पढ़ा है ना अभी आपने ऊपर, कहाँ गया, देखो देखो देखो, भूलना नहीं, भूलना मना है मेरी क्लास में। कहाँ गया, ये रहा, इंटरनल में है ना, बिहेवियरल साइंसेज एंड
इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी। वो क्या है, उसमें मास्टर है वो, उसको पता है बिहेवियर कैसा है, लोग कैसे काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट कैसा है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं उनकी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, तो वो उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो चेंज एजेंट आएगा वो नॉलेजेबल है, क्योंकि उसको बिहेवियरल साइंस की नॉलेज है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड ऑन ट्रस्ट। अब जो एजेंट है उसका एम्प्लॉयज के साथ, उसका कंपनी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना जरूरी है। जब तक आपका कंपनी से एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, आप अपनी कंपनी को ही नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको उनके एम्प्लॉयज के साथ, आपको उनके टॉप मैनेजमेंट के साथ जब तक एक रिलेशनशिप नहीं होगा, आप उन्हें डीपली एनालाइज कैसे कर पाओगे? जब तक मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाऊंगी, आपको ओबी के बारे में कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है, जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगी किस हिसाब से। इसी तरह से कंपनी में जब आप कोई चेंजेस ला रहे हो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए कंपनी के लोगों के साथ, कंपनी के रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चेंज एजेंट। और लास्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी। ओडी से कहते हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, ओडी स्टार्ट करें। यहां तक कोई डाउट था चेंज एजेंट में? चेंज एजेंट वो बंदा है जो चेंजेस लेके आता है, लॉन्ग टर्म चेंजेस लाता है, और चेंजेस ऐसे लाता है कि कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इफेक्ट करता है उनपे। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज एजेंट होते हैं। इंटरनल चेंज एजेंट वो जो कंपनी के अंदर का पार्ट है, जो कंपनी का स्टाफ मेंबर है, एम्प्लॉय है, चाहे वो एचआर पर्सनल हो, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको नॉलेज है प्रॉपर बिहेवियरल साइंस की। और एक्सटर्नल चेंज एजेंट वो बंदा है जो कंपनी के बाहर का है, जैसे जो कंसल्टेंसी फर्म से हम बुलाते हैं, वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करके, डीपली एनालाइज करके कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करने की कोशिश करता है। पर सबसे पहले वो ये देखता है कि क्या कंपनी में रिक्वायरमेंट है चेंज की, है तभी तो चेंजेस लाएगा। और फिर लास्ट आता है आपका ओडी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? तनिष, साहिल बोलो। अब देखो, जब चेंज का क्वेश्चन आए ना, चेंज का क्वेश्चन आए और एक कॉमन क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज, है ना, तो आप उसमें रेजिस्टेंस टू चेंज भी डाल सकते हो। चेंज का ही तो पार्ट है, चेंज आएगा तभी तो आप उसमें रेजिस्ट करोगे, वो बिल्कुल लिख सकते हो। उसके टाइप लिख दो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, ये सारी चीजें आ सकती है। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट। अब ये क्या है? ये भी एक तरह से प्लान चेंज है। भाई डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आप अपने रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस करोगे, है ना, तो एक तरह से ये प्लान चेंज का ही तो पार्ट है। तो इट सीक्स चेंजेस बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्ट्रक्चर, इन फैक्ट द एंटायर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कंपनी का डेवलपमेंट करते हैं तो कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, बिलीव्स, वैल्यूज, थॉट प्रोसेस, स्ट्रक्चर, एटीट्यूड, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, या मतलब उसका पूरे कल्चर को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट? कई कंपनीज होती हैं जहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चलती है। क्या होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? डिसीजन मेकिंग, यस, जहाँ डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। तो लीडरशिप भी अलग अलग तरीके की है, या सारी डिसीजन मेकिंग मैं लूं एज अ लीडर, तो दैट इज ऑटोक्रेटिक। अगर मैं आपके साथ डिसीजन मेकिंग शेयर करती हूँ, आपके भी आइडियाज, थॉट्स, इनोवेटिव आइडियाज लेती हूँ, आपसे भी वेलकम करती हूँ, सो दैट इज अ पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो अगर किसी कंपनी में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चल रही है, आप उस प्रोसेस को चेंज करके, एंटायर कल्चर को चेंज करके पार्टिसिपेटिव में बदल रहे हो, दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें? कंपनी के बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यू, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, और यू कैन से द एंटायर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज ओडी। ओडी इज अ लॉन्ग रेंज एफर्ट, अगेन इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। दूर की सोच के चलते हैं, जो डेवलपमेंट होना है वो लंबे समय तक के होना चाहिए। सो ओडी इज अ लॉन्ग रेंज एफर्ट टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपनी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंपनी में डेवलपमेंट्स लाते हैं।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा ऑटोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, अगर सारा कुछ ही टॉप मैनेजमेंट सोचने लगेगा तो वो और चीजों पे ध्यान कब देंगे। एम्प्लॉयज में भी दिमाग है, जो मिडिल लेवल के हैं, जो लोअर लेवल के हैं, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग उनके साथ शेयर कर दोगे तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनकी भी स्किल्स में डेवलपमेंट आएगा, वो भी अपने क्रिएटिव स्किल्स अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो ये होता है आपका ओडी, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, कंपनी के कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, इन सबको हम चेंज करते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है ओडी का? इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या करना है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है कंपनी की, इसीलिए हम ऐसे चेंजेस ला रहे हैं, राइट। इंप्रूवमेंट इन एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट इन इट्स एनवायरमेंट। आप कंपनी का जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में कौन कौन आता है? कंपनी का इंटरनल एनवायरमेंट, कंपनी का एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल में कौन आते हैं? हमारे एम्प्लॉयज, राइट। एक्सटर्नल में कौन आता है? कस्टमर्स आते हैं, सिर्फ कस्टमर नहीं आता, सप्लायर भी आता है, एजेंट्स भी आते हैं, इंटरमीडियरीज भी आते हैं, ठीक है। तो इन सारे लोगों को, इनको क्या करना है? कंपनी को इनके साथ अडेप्ट करना है। जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जैसा कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस है, आप अपना प्रोडक्ट सर्विस उस अकॉर्डिंग बनाओगे, है ना। जैसा कॉम्पिटिटर फर्म कर रही है, उनके कंपटीशन में बने रहने के लिए आप उन्हीं की चीजों को अडॉप्ट करोगे। कोलगेट आया था, कोलगेट नहीं, सेंसिटिविटी के लिए आपका टूथपेस्ट आया था, सेंसोडाइन आया था ना, उसी, है ना, सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिव टीथ के लिए। तो उसका देखा देखी कोलगेट ने भी अपना सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट निकाला ना, क्या नाम है उसका? सेंसिटिव नहीं, कोलगेट सेंसिटिव कुछ ऐसे करके, सेंसोडाइन तो वो है, वो तो अलग कंपनी हो गई। मतलब कोलगेट ने भी अपना प्रोडक्ट निकाला, तो हमने किया क्या? हम अपने एनवायरमेंट से अडेप्ट हुए, हम कंपनी में वो चेंजेस लेके आए एज पर एनवायरमेंट। जैसा एनवायरमेंट है, जैसा कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंजेस लेके आए। इंप्रूवमेंट इन इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर। इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप बिहेवियर, आपका आपके कलीग्स के साथ इंटरपर्सनल बिहेवियर, वन टू वन बिहेवियर कैसा है, और आपके ग्रुप्स का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का आपस में बिहेवियर कैसा है, इन सबको इंप्रूव करने के लिए भी हम कंपनी में डेवलपमेंट लेके आते हैं। सपोज मेरी कंपनी में अगर सारे मॉमडन्स वर्क करते हैं, मुस्लिम्स वर्क करते हैं, तो क्या वो कंपनी एक तरफ नहीं सोच रही है? या सिर्फ मेरी कंपनी में हिंदूज वर्क करते हैं, मेरी कंपनी में कोई क्रिश्चियंस अलाउड नहीं है, मेरी कंपनी में कोई मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, तो ये पार्शियलिटी नहीं है। तो कंपनी को क्या करना है? इंटर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जिससे आप टीम में काम कर सको। आप भी पढ़ रहे हो ना, आप सबकी कास्ट अलग है, आप सबका कल्चर अलग है, आप सबके बिलीव वैल्यूज अलग है, पर हम एक टीम की तरह काम करते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फोकस किस पे करता है? टीम वर्क पे फोकस करता है, ठीक है, टू सिक्योर टीम वर्क। डन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो गए? परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है हमें, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना है, तीसरी चीज टीम वर्क पे फोकस करना है, जो भी कल्चर, जो भी बिलीव, जो भी वैल्यूज हो, उनको सबको अडेप्ट करके। क्लियर? अब आ जाओ फीचर्स पे। फीचर्स में यहां से नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे फीचर्स कभी मत लिख के आना, इन फीचर्स को कोई नहीं पढ़ेगा। फीचर्स या हेडिंग्स वो पढ़ी जाती हैं जो पॉइंट्स में मेंशन्ड होती हैं। अगर एग्जामिनर अंदर का नहीं भी पढ़ रहा है ना, तो वो हेडिंग पढ़ के समझ सकता है कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हो, राइट। इसीलिए हमेशा जो भी आप आंसर लिखो उसकी हेडिंग जरूर लिखना। राइट डाउन फीचर्स ऑफ ओडी। सबसे पहली लाइन हमने ओडी में यही पढ़ी थी, इट इज अ प्लान्ड चेंज। encompasses the whole organization, encompasses the whole organization. Long range change, change agent, problem solving,
experiential learning, collaborative management, group process, organizational culture, feedback, team building. लिख लो। क्या है लॉन्ग रेंज लॉन्ग रेंज चेंज, लॉन्ग रेंज चेंज, यस, ग्रुप प्रोसेस। लिख लिया? के नीचे क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, EXPERIENTIAL, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। आप भी लिख रहे? लिख लिया? चलो हाँ हाँ लिखो लिखो। अब सुनो, ओडी के फीचर्स पढ़ रहे हैं। पहली चीज प्लान चेंज है। हम पहले से कंपनी डिसाइड करके रखती है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले, क्या क्या डेवलपमेंट कंपनी को लेके आना है। एनकम्पासेस द होल ऑर्गेनाइजेशन, मींस कि जो भी चेंजेस हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चेंज इज फॉर होल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी हम चेंजेस लेके आ रहे हैं वो पूरी कंपनी में चेंजेस आएंगे, वो डिपार्टमेंटल चेंजेस नहीं है। पर हमने प्लान चेंज में एक तरह की ये बात करी थी कि कोई प्लान चेंज है तो हो सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो, या हो सकता है वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए भी हो, या कंपनी का कुछ स्पेसिफिक एरिया में हम चेंजेस ला रहे हो। पर ओडी क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाता है। लॉन्ग रेंज चेंज, हम यहाँ पे किस चीज की बात करते हैं? लॉन्ग टर्म की। जो भी चेंजेस हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। चेंज एजेंट, एक ऐसा इंडिविजुअल जो चेंजेस लेके आता है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम करते क्या है डेवलपमेंट में? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ और मॉडिफिकेशंस लाते हैं कंपनी में जो कंपनी को और डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाती है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, आप सीखते जाते हो क्या चीजें इसमें एड ऑन होनी चाहिए, क्या चीजें हटनी चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए। कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, यहाँ पे सारी डिसीजन मेकिंग क्या है, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। लिख लो। डिसीजन मेकिंग बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग जो है वो सब कोलैबोरेट करके, सब एम्प्लॉइज, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, सब एम्प्लॉइज साथ में काम करते हैं। ग्रुप प्रोसेस, अगेन जब सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो ग्रुप में ही तो काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यहाँ पे हम कल्चर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिलीफ हो, वैल्यूज हो, एटीट्यूड हो, हम सबको चेंज करते हैं। फीडबैक, अब जब आप कल्चर को चेंज करने की बात करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की बात करते हो, तो आप सबसे पहले ये देखते हो, चेंजेस लाके फीडबैक देखते हो, उसका रिजल्ट क्या आया। जब तक आप उसके रिजल्ट पे दिमाग नहीं लगाओगे फिर आप चेंजेस कैसे करोगे, राइट। तो पहले आप फीडबैक लेते हो। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है, कभी आप मॉल्स में गए हो तो वहां पे आपने देखा नहीं है कि फूड स्टॉल्स लगे होते हैं टेस्टिंग के लिए, है ना, सैंपल्स होते हैं। तो वो सैंपल्स क्यों है? वो आपसे फीडबैक ले रहे हैं कि कस्टमर को वो चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसी तरह से कंपनी को कोई चेंजेस लाने होते हैं तो वो छोटे मोटे चेंजेस लाके पहले अप्लाई करके देखती है कि क्या वो चीज सही चल रही है। सही चल रही है तो उसको परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं तो फिर उसमें कुछ चेंजेस लाके टेस्टिंग होती है।
और टीम बिल्डिंग। लास्ट पॉइंट, हाँ लास्ट वाला एजुकेशन है, फीडबैक से पहले। फीडबैक से पहले ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हमने बात करी थी कंपनी के डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट हो कैसे रहा है कि हम कल्चर को ही तो चेंज कर रहे हैं, कंपनी की वैल्यूज, कंपनी के बिलीव्स, कंपनी का एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। सो दैट इज कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ओके, और लास्ट पॉइंट है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग किस चीज की बात कर रहा है कि भाई जो आप चेंजेस ला रहे हो, पूरी टीम, पूरा ग्रुप मिलके ला रहे हो, सब डिस्कशन करते हो, फिर आप कंपनी में चेंजेस लेके आते हो। तो यहाँ पे हम टीम को बिल्ड कर रहे हैं, टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेटिंग टीम, हम यहाँ पे टीम को मोटिवेट कर रहे हैं। क्लियर? ओडी के फीचर्स क्लियर हुए। अब इसमें दो चीज और आती है लास्ट, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखो कैसे भी बन सकता है ओडी में से, पर बनेगा जरूर, ये याद रखना। दो ऑप्शंस आते हैं ना आपके पास। ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं ओडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चाहे ओडी पूछ ले, ओडी के टाइप्स क्या, ओडी का प्रोसेस पूछ ले, या ओडी इंटरवेंशन के टाइप्स पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ओडी के फीचर्स, ओडी का प्रोसेस, ओडी इंटरवेंशंस सब मालूम होना चाहिए, सब दिमाग में बैठा होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। अब आ जाओ प्रोसेस ऑफ ओडी पे। दो चीजें बची हैं, एक प्रोसेस और एक ओडी इंटरवेंशन। सिंपल चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी। हाँ, प्रोसेस और स्टेप सेम ही होता है। जब कंपनी को चेंजेस लाना होता है ना, जब कंपनी को चेंजेस लाना होता है ना, तो करती क्या है कंपनी, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है कि भाई मेरे को चेंज चाहिए क्यों। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस चीज को मुझे चेंज करना है, राइट। फिर उसके बाद आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए फिर आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, सॉल्यूशंस बनाते हो, एक्शन प्लान बनाते हो कि क्या क्या चीज मैं कर सकता हूँ। फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हो कंपनी में। फिर आप उसको इवेल्युएट करते हो कि क्या वो चीज जो मैंने चेंजेस लेके आए, क्या वो सही हुआ, उसका क्या फीडबैक आया, क्या रिजल्ट आया। इस चीज पे आप फोकस करते हैं। या फिर फीडबैक बोला था, हाँ। इवैल्यूएशन करते हो, उसका रिजल्ट देखते हो, उसमें क्या फीडबैक आया वो आप देखते हो, राइट। तो क्या क्या पढ़ा हमने प्रोसेस में ओडी के, ये 4 सिंपल से स्टेप्स होते हैं बस। सबसे पहले डेवलपमेंट करने के लिए आप ये देखते हो कि मुझे डेवलपमेंट कहाँ करना है, किस चीज में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आप स्ट्रैटेजी मेकिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि क्या मैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बना सकता हूँ, क्या मेरा एक्शन प्लान होने वाला है। प्रॉपर एक्शन प्लान बनाते हो आप, ठीक है। उसके या फिर आप बेसिक अप्रोच देखते हो कि क्या क्या मुझे करना चाहिए, उस प्रोसेस को या उस अप्रोच को फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसका रिजल्ट देखोगे, उसका फीडबैक देखोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे कि जो मैं चेंज लेके आया क्या वो सही चल रहा है, सही काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है देन अगेन आप फिर से पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं, फिर वो वापस से स्टेप चलने लगते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पूरा लूप में आ जाता है। डन। और लास्ट, वेरी वेरी लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ओडी, sorry, OD interventions. Yes, OD interventions. Now what is OD interventions? OD interventions are structured programs. OD interventions are structured programs. OD interventions are structured programs. ये एक प्रोग्राम्स है। कंपनी डेवलपमेंट में किस किस तरीके का डेवलपमेंट करती है, कैसे कैसे अपने एम्प्लॉयज में डेवलपमेंट करती है, कैसे कैसे कल्चर में डेवलपमेंट लाती है, वो देखते हैं। इंटरवेंशन मीन्स कि क्या प्रोग्राम्स कंपनी ने चलाए। अब देखो आपके टाइप्स ऑफ ओडी क्या हुआ,
होड़ी करना ही है, छोड़ना कुछ नहीं है भाई, सोच मत लेना छोड़ने का कुछ भी। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। नाउ व्हाट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग? यू कैन, भाई आप जो इंटरवेंशंस ला रहे हो, कंपनी में डेवलपमेंट करना है ना, डेवलपमेंट डालने के लिए क्या आप प्रोग्राम्स अडॉप्ट कर रहे हो, क्या आप ट्रेनिंग अडॉप्ट कर रहे हो जिससे आपके कल्चर में चेंजेस आए, जिससे आपके एम्प्लॉयज और स्किलफुल बने। ध्यान तो बातों में है तो फिर कैसे समझ आएगा। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और यू कैन से टी ग्रुप्स। टी ग्रुप्स मीन्स ट्रेनिंग ग्रुप्स। अब ये होता क्या है? द पर्पस ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग सेशंस is to change the behavior of people through group interactions। आप क्या करते हो? एम्प्लॉयज को सबको साथ में बैठाते हो, साथ मिलके सब लोग किसी XYZ टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ऐसे नहीं कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है और किस पे रील्स बन रही है, वो नहीं। हम कंपनी के बारे में किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, पर सब साथ मिलके करेंगे। साथ मिलके करेंगे तो उतना बेटर आपका आपस में कलीग्स में इंटरेक्शन होगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपको और डीपली अंडरस्टैंड कर पाओगे अपने एम्प्लॉयज को। व्हाट? नॉलेज बढ़ेगी अबाउट योर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन है, अबाउट योर कलीग्स। कलीग्स के बारे में बात हो रही है ना, कल्चर बढ़ा रहे हैं हम, बिलीव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जिसे हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, और यू कैन से टी ग्रुप्स, जिसमें एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है, सब साथ मिलके वहां डिस्कशन करते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है? आपके जो आपको एक ओपन एनवायरनमेंट मिलता है, एक फ्री एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप बातें कर सकते हो, जिसमें आप एक दूसरे को और बेटर तरीके से समझ सकते हो। फ्री एंड ओपन एनवायरनमेंट अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये कंपनी में नहीं होता, आप कहीं बाहर जाके, कहीं वर्क प्लेस से हटके ऐसी जगह पे करते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। वहीं बैठे रहोगे, वहीं बैठ के करते रहोगे तो ओपन एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, राइट? इसीलिए दिस इज डन अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस इन विच द पार्टिसिपेंट डिस्कस देमसेल्व्स फ्रीली। पार्टिसिपेट करते हैं सब लोग, आपस में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कोई सही कोई गलत नहीं होता, किसी का जजमेंट नहीं होता, बस सब ओपन एनवायरनमेंट में डिस्कशंस करते हैं। सो दिस इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। देन रोल प्लेइंग। अब रोल प्लेइंग में क्या होता है? इट इज अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग अ लाइफ सिचुएशन। एक रियल लाइफ सिचुएशन आपको दी जाती है, उसमें आप कुछ कैरेक्टर्स बना दिए जाते हैं जिनको आपको एनैक्ट करना होता है। जैसे हम मूवीज में नहीं होता, मूवीज में हम एक्ट करते हैं ना, आपको रोल दिया जाता है ना, इसी तरीके का ये भी होता है रोल प्लेइंग, जिसमें आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी। सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ द कंपनी और ये प्रॉब्लम कंपनी में आई है, देन हाउ वुड यू रिएक्ट और हाउ वुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? तो एक को मैनेजर बना देंगे, 2-4 को एम्प्लॉइज बना देंगे, फिर आप उस रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करके बताओ, उसका सॉल्यूशन बना के बताओ कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए या क्या हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये होता है रोल प्लेइंग, रियल लाइफ सिचुएशन। ये ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन पे हम फोकस करते हैं। यूजुअली वन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग बिटवीन द टू and then having persons in group play the part of role or of specific personality। जैसे मैंने आपको कहा ना, एक प्रॉब्लम दे दी आपको कि सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये प्रॉब्लम आई, तो आपको एक स्पेसिफिक रोल दे दिया, प्ले एज अ मैनेजर, है ना, रोल ऑफ अ मैनेजर। दूसरे को एम्प्लॉय को दे दिया कि आप एम्प्लॉय की तरह एक्ट करके बताओ कि इस सिचुएशन में किस तरह से एम्प्लॉय बिहेव करेगा या मैनेजर किस तरह से बिहेव करेगा। सो दिस इज अबाउट रोल प्लेइंग, जिसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है, आपको कुछ एनैक्ट करके बताना होता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखो फॉर इंस्टेंस एग्जांपल भी है, 2 ट्रेनीज प्ले अ रोल ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू डिस्कस द लेटर्स ग्रीवेंसेस। आपको टॉपिक दे दिया लेटर्स ग्रीवेंसेस, इस पे आप एक को बना देंगे सुपीरियर, एक को बना देंगे सबऑर्डिनेट। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताओ। रियल लाइफ सिचुएशन है, हम सपोज करके कहानी नहीं बना रहे हैं। कंपनी में जो एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कंपनी, उसी को डिस्कस करेंगे, पर किसी और को सबऑर्डिनेट बना देंगे, किसी को सुपरवाइजर बना देंगे, सुपीरियर बना देंगे। क्लियर? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड
role playing. Third is management by objective. Very 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 important from management point of view. MBA में MBO भी आता है. MBO होता क्या है? एक लाइन में लिख लो. सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखो. Setting specific objectives for employees to work towards. Setting specific objectives for employees to work towards. क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? नाम से पता चल रहा है एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू अचीव दिस. टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, गोल्स दिए जाते हैं जो आपको उस टाइम पीरियड में अचीव करने होते हैं. सो दीज आर दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क टुवर्ड्स. आने वाले टाइम में आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो एमबीओ में हम बताते हैं. इट इज अ सिस्टम which integrates the company's needs to achieve its goal for profit and growth with the manager's need to contribute and develop himself. मैनेजर खुद को भी डेवलप करता है, खुद भी कंट्रीब्यूट करता है और साथ में एम्प्लॉयज को भी टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स देता है जो उन्हें अचीव करना है. So this is MBO. MBO encourages performance appraisal through a process of shared goal setting and evaluation. आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ MBO. आपने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, टाइम पीरियड में अचीव करे या नहीं करे, इनके बेसिस पे आपका अप्रेजल होता है, इनके बेसिस पे आपको बोनस मिलता है. देन नेक्स्ट इज ग्रिड डेवलपमेंट. ग्रिड डेवलपमेंट क्या है? लिख लो एक लाइन में लिख लो. एम इज टू इंक्रीज मैनेजर्स कंसर्न फॉर production and people. Aim is to increase managers' concern for production and people. People नहीं people. Grid development. Grid development क्या है भाई? Grid development is based on ये टेक्निक. Some managers, अब ये नहीं याद करना हमको कि ब्लैक ने बनाया एंड मूटिन्स मॉडल है, ये सब छोड़ दो. Some managers are high in concern for productivity. कुछ मैनेजर्स प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं और पीपल पे कम फोकस करते हैं. नेक्स्ट पैरा. some managers focus on productivity and less on people. प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, एम्प्लॉयज पे कम. और कुछ लोग हाई कंसर्न फॉर पीपल, कुछ लोग एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस करते हैं और प्रोडक्टिविटी पे कम. तो दिस इज अवर, मतलब यहाँ पे हम रिलेशनशिप देख रहे हैं किस चीज का? प्रोडक्शन एंड पीपल का. प्रोडक्शन से ही प्रोडक्टिविटी वर्ड बना है, राइट? तो यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी और पीपल का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि कुछ मैनेजर्स प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करके एम्प्लॉयज पे कम करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस करके प्रोडक्शन पे कम फोकस करते हैं. सो बिसाइड्स हेल्पिंग मैनेजर्स इवेल्युएट देयर कंसर्न फॉर प्रॉपर एंड प्रोडक्टिविटी, मैनेजरियल ग्रिड stresses the importance of developing a team management leadership style. पूरी टीम, मतलब यहाँ पे एक बैलेंस की बात हो रही है. हमने देखा दो टर्म्स की यहाँ बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एंड पीपल. तो मैनेजर कुछ तो पीपल पे ध्यान देते हैं ज्यादा, कुछ प्रोडक्टिविटी पे देते हैं, बट एक्चुअली उन्हें करना क्या है? उसका बैलेंस बना के चलना है. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑन डेवलपिंग अ टीम मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल. एक ऐसा लीडर बनना है जो क्या बोलता है कि आप पूरी टीम को एक साथ मैनेज करके चलोगे. प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस होगा और पीपल पे भी फोकस होगा, इक्वल बैलेंस. और कौन सी टेक्निक्स हैं? ऑर्गेनाइजेशनल रीडिजाइन. और फिर वही वर्ड आ गए. आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हो? रीडिजाइन कर रहे हो. रीडिजाइनिंग फ्लो ऑफ अथॉरिटी. रीडिजाइनिंग
फ्लो ऑफ अथॉरिटी, आप अथॉरिटी को रीडिजाइन कर रहे हो, आप मेरे को अनस्टेबल हो, मैं रीस्ट्रक्चर करूंगी अगर उसे या रीडिजाइन करूंगी, तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट बॉस कौन होने वाला है, उसका नेक्स्ट बॉस कौन होने वाला है, मेरी टीम में कितने लोग काम करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट रीडिजाइनिंग, हम ऑर्गेनाइजेशन को, टीम को रीडिजाइन कर रहे हैं। समझ आया? Organization structure may be changed to make it more efficient by redefining the flow of authority. आप flow of authority को redesign करते हो better productivity के लिए। मेरी टीम में कितने 10 लोग आने वाले, उन सबकी क्या क्या स्किल्स होंगी, मैं वो फोकस करूंगी। मुझे लग रहा है मेरी टीम एफिशिएंट नहीं है, सही से काम नहीं कर रही है, तो मैं उसे रीडिजाइन कर दूंगी और नए एम्प्लॉयज को मेरा टीममेट्स बना लूंगी, राइट? सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल redesign. Job enrichment. Now what is job enrichment? It implies increasing the sense of a job or the deliberate upgrading of the responsibility, scope and challenge in work. Job को enrich कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपग्रेड कर रहे हो किस चीज को? एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एम्प्लॉयज के स्कोप को, चैलेंजेस को। ठीक है, अपग्रेड किसको कर रहे हैं यहाँ पे? एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, उनके काम को या उनके चैलेंजेस को। दिस इज जॉब एनरिचमेंट। एनरिच मीन्स किसी चीज को रिच करना। अब रिच कैसे होगी आपकी जॉब? जब आपको ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे, ज्यादा वर्कलोड मिलेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, डन। लास्ट लास्ट नहीं हुआ, वर्क डिजाइन। अब आप अपने वर्क को डिजाइन करते हैं, किस तरह से आप अपना टास्क बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम पीरियड बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि आप 8 से 9 क्या करने वाले, 9 से 10 क्या करने वाले, 10 से 11 क्या करने वाले। सो दैट इज वर्क को डिजाइन करना, राइट? और क्या है आपका? और देख लो, 1-2 पॉइंट और है। सर्वे फीडबैक, फिर आप फीडबैक भी लेते हो जब आपको डेवलपमेंट करना है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सैंपल्स होते हैं मॉल्स में, वो क्या है? वो फीडबैक के लिए तो है। तो वही है ये सर्वे फीडबैक। जा जाके क्वेश्चनर फिल कराते हैं ये लोग कंपनीज से। मॉल्स में जाते हो, कभी बैंक से क्वेश्चनर फिल किया है कि वहां पे काउंटर बना हुआ है, वो आपके पास आके सर ये फॉर्म फिल कर दीजिए, या आपका एक्सपीरियंस है, या ये क्वेश्चन है, ये टिक कर दीजिए, इसमें एमसीक्यू टाइप का होता है वो, है ना? टिक दी करेक्ट क्या, टिक दी चॉइसेस में से, है ना? तो वो कभी आपने नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने जरूर किया होगा। आप मॉल्स में जाते हो, वहां पे बहुत चीजें होती है ऐसी। ठीक है, कंपनी सर्वे लेती है क्योंकि वहां पे गैदरिंग बहुत ज्यादा है ना, तो एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों की राय मिल जाती है, राइट? तो वो क्या हो गई? फीडबैक। कैसे कैसे लेते हैं हम? हाँ, यूट्यूब पे भी होता है, क्वेश्चनर्स के थ्रू, है ना? कंडक्टिंग फीडबैक मीटिंग्स भी करवाती है, वर्कशॉप्स करवाती है, जिसमें जो कस्टमर्स हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, और उस फीडबैक की हेल्प से आप अपनी कंपनी में डेवलपमेंट लाते हो, राइट? प्रोसेस कंसल्टेशन, ये तो नाम से पता चल रहा है, आप कंसल्टेंट की हेल्प से अपने एनवायरनमेंट में या अपने कंपनी में चेंजेस लाते हैं, जैसे चेंज एजेंट करता है, वही वाला प्रोसेस है। और टीम बिल्डिंग, लास्ट। टीम बिल्डिंग में क्या आता है? इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क ग्रुप। आप अपने टीम को डेवलप करते हो, अपनी टीम को मोटिवेट करते हो, जिससे वो और इफेक्टिव वे में काम कर सके। ठीक है, और क्या करते हैं? पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अटेंशन देते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे हम अटेंशन देते हैं। रोल ऑफ अ लीडर इन रिलेशन टू अदर ग्रुप मेंबर्स, लीडर का क्या काम है, बाकी इंप्लॉइज का क्या काम है, इनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, इनके रिलेशनशिप पे फोकस किया जाता है। खत्म। क्या पढ़ा? रुको, बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत हो गया आज के लिए, बस अब चैप्टर भी खत्म हो गया, कोर्स ही खत्म हो गया। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, क्या पढ़ा सेंसिटिविटी में? कि हम मतलब एम्प्लॉइज वर्क प्लेस से हटके सब जाके किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स होती है, ओपन एनवायरनमेंट होता है, जिसको जो बोलना है अपने एडवाइस दो, अपने आइडियाज शेयर करो, ये सारी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हो गई। और यू कैन से टी ग्रुप्स, ट्रेनिंग ग्रुप्स। रोल प्ले, आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दी जाएगी, आपको करेक्टर बनाया जाएगा कि सपोज यू आर द मैनेजर और सपोज यू आर द सबऑर्डिनेट, और फिर हम किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एमबीओ, आप एम्प्लॉइज के लिए क्या सेट करते हो? स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अप्रेजल देते हैं।
ग्रिड डेवलपमेंट, क्या पढ़ा हमने इसमें? प्रोडक्शन और पीपल की बात की, रिलेशनशिप की, कि कई मैनेजर्स प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं, एम्प्लॉयज पे कम, कई मैनेजर्स एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्शन पे कम। तो मैनेजर को करना क्या है एक्चुअली में? वो बैलेंस बना के चलना है। वो बैलेंस बना के चलेगा तब हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, हम यहाँ पे फ्लो ऑफ अथॉरिटी, किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन जना किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज को रीडिजाइन करते हैं। फिर जॉब एनरिचमेंट, अपग्रेड कर रहे हैं किस चीज को? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एनरिच करना मीन्स किसी चीज को और बेटर बनाना। जॉब में आप बेटर कैसे बनोगे? जब आपको और चैलेंजेस मिलेंगे, जब आप और एक्सपीरियंसेस को गेन करोगे, जब आप और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करोगे। तो ये हो गया जॉब एनरिचमेंट। फिर वर्क डिजाइन पढ़ा, जिसमें आपने क्या पढ़ा वर्क डिजाइन में? कि आपको अपने शेड्यूल्स, टाइम टेबल्स, इनके अकॉर्डिंग काम करना है। आप अपने काम को इस तरह से डिजाइन करो कि सारी चीजें, मतलब आप उन्हें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। हर चीज पे आपको इक्वली फोकस करोगे तो आपका गोल जल्दी अचीव हो जाएगा। गोल अचीव होगा तभी आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। फिर सर्वे फीडबैक, फीडबैक कैसे ले सकते हैं? मीटिंग्स करवा लो, क्वेश्चनर फिल करवा लो, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा लो, राइट। इनकी हेल्प से आप फीडबैक लेते हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी कंपनी में चेंजेस लाते हो या उनमें डेवलपमेंट लाते हो। प्रोसेस कंसल्टेशन तो बिल्कुल चेंज एजेंट की तरह काम करता है, कंसल्टेंट की तरह। और लास्ट टीम बिल्डिंग, आप अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, सब साथ मिलके काम करते हैं। सिंपल, खत्म। कोई डाउट? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? तनिष? यस मैम। हाँ भाई बोलो, क्या डाउट है? बोलो बोलो। मैम 4th यूनिट में एक बार आप इसकी रिकॉर्डिंग कर दो, ऑफ कर दो। हाँ हाँ रिकॉर्ड